आज हम मौर्योत्तर कालीन भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शुंग, सातवाहन और शक इसके बारे में समझेंगे। शुंग वंश, जो शुंग वंश किस प्रकार इसकी स्थापना होती है और इसके कौन कौन से राजा हुए और शुंग वंश का अंत किस प्रकार से होता है। जैसा कि शुंग वंश से पूर्व हमने मौर्य वंश को देखा और मौर्य वंश में प्रतापी राजा सम्राट अशोक, उनकी बौद्ध नीति और बौद्ध नीति की अति के कारण ब्राह्मण जो वर्ग था वो नाराज चला आ रहा था। ब्राह्मण वर्ग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से भी काफ़ी असंतुष्ट था और अशोक ने बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, देश में प्रचार और बौद्ध संघों का निर्माण, बौद्ध विहारों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, तो इस प्रकार से एक बौद्ध धर्म का एक विशेष वातावरण पूरे क्षेत्र में फैल गया था, जिससे कि ब्राह्मण बहुत इस बात से असंतुष्ट थे कि हिंदू धर्म को छोड़कर लोग बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे समय में जब शुंग वंश के ऐसे समय में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के स्वरूप एक नए वंश का उदय होता है, जिसको शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो इतिहास में शुंग वंश के नाम से विख्यात हुआ। हर्षचरित ने भी इस बात की पुष्टि की है और हर्षचरित में बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल कहा है। क्या कहा गया? प्रज्ञा दुर्बल। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे आदि विद्वानों ने मौर्य वंश के अंत को ब्राह्मण प्रतिक्रिया बतलाया है। मतलब मौर्य वंश का अंत यूं नहीं हुआ, उसका कारण था ब्राह्मण प्रतिक्रिया, यानी ब्राह्मण वर्ग था वो नाराज था, उसमें असंतोष था। तो मौर्य वंश के जो अंतिम जो सम्राट है वो बृहद्रथ की हत्या की जाती है और शुंग वंश की उत्पत्ति होती है और ब्राह्मण प्रतिक्रिया के कारण। शुंग वंश मतलब शुंग कौन थे? अब ये प्रश्न उठता है कि शुंग कौन थे, और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। विद्वान अपने हिसाब से शुंग को क्या बतलाते हैं उसके बारे में जानेंगे। यह विवाद बना हुआ है कि शुंग कौन थे, जिसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद शास्त्री ने शुंग राजाओं के अंत में मित शब्द को देखकर उन्हें पारसीक यानी ईरानी बतलाया था। क्या बताया था? ईरानी। लेकिन बाद में शास्त्री जी ने शुंग राजाओं को ब्राह्मण घोषित किया। तो पहले तो वो पारसिक बताते हैं, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण राजा घोषित कर देते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद शास्त्री। मालविका अग्निमित्र में शुंगों को बैम्बिक कुल का बतलाया है। मालविका अग्निमित्र में शुंगों क्या बताया गया? बैम्बिक कुल का बतलाया गया है। बैम्बिकों का संबंध बिंबिका नामक पौधे या बिंबक नाम की नदी से जोड़ा गया है। बैम्बिकों का संबंध बिंबिका नामक पौधे या बिंबिका नामक नदी से जोड़ा गया है। ये बैम्बिक काश्यप ब्राह्मण थे, अतः स्पष्ट है कि पुष्यमित्र ब्राह्मण था। तो अधिकतर विद्वानों का ये विचार है कि जो शुंग वंश के जो राजा हुए वो ब्राह्मण ही थे। पुष्यमित्र शुंग। तो राज्याभिषेक की स्थिति के बारे में भी मतभेद बने हुए हैं, लेकिन वायु पुराण तथा ब्राह्मण पुराणों में पुष्यमित्र के 60 वर्ष तक
पर शासन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। और विद्वान 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का अंत तथा पुष्यमित्र शुंग का राज्य अभिषेक मानते हैं। 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का अंत तथा पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक मानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य आरंभ किया और रक्त से ही उसे कायम रखा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुष्यमित्र शुंग की। विदर्भ युद्ध, मालविका मित्र नामक नाटक से भी यह पता चलता है कि उसने विदर्भ पर विजय प्राप्त की थी और यह उसकी प्रमुख घटनाओं में से एक है। इस युद्ध का विषय विवरण प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि विदर्भ पर उसने आक्रमण किया था, विदर्भ के विरुद्ध वह युद्ध उसने लड़ा था। यवन युद्ध पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी प्रमुख घटना। यवन आक्रमण, उसके समय यवनों ने आक्रमण किया। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, युग पुराण, मालविका मित्र से होती है। यवनों को परास्त करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपनी विजय के उपलक्ष्य में, जब उसने यवनों को पराजित किया। तो जिसकी पुष्टि हमारे विभिन्न ग्रंथों जैसे गार्गी संहिता, युग पुराण, मालविका मित्र आदि से होती है। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ, जैसा कि स्पष्ट है कि जब पुष्यमित्र शुंग यवनों को पराजित कर देता है तो अपनी इसी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, 185 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण समाज ने अंतिम मौर्य सम्राट का अंत करके राज सत्ता पर अधिकार जमा लिया और ब्राह्मण संगठन के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मण सुमूल ने राज्य प्राप्त किया। यानी जैसे पुष्यमित्र शुंग को हमने देखा वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। तो और विद्वानों ने माना है कि शुंग ब्राह्मण थे। शुंग अपना अधिकांश समय ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने में लगाते रहे। तो शुंगों ने अपना अधिकांश समय कहाँ लगाया? ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने में लगाया, क्योंकि लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति कुछ नाराजगी भी थी और ब्राह्मण तो विशेष रूप से काफ़ी असंतुष्ट थे। तो उन्हें एक पुष्यमित्र शुंग के रूप में अपना विरोध जताने का भी अवसर प्राप्त हुआ। पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म, तो डॉक्टर एन घोष आदि विद्वानों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का शत्रु और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ घोर अत्याचार किया था, ऐसा डॉक्टर एन घोष मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ घोर अत्याचार, और इसके पक्ष में उन्हें तर्क भी दिए गए कि ऐसा नहीं था और था कि मतलब इसके पक्ष में तर्क ये कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था। डॉक्टर एन घोष इसका समर्थन करते हैं। तो उसके तर्क कौन से हैं? नंबर 1, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सिंहासन प्राप्त किया था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही पुष्यमित्र शुंग ने शासन प्राप्त किया। नंबर 2, दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, मतलब घोर विरोधी था। दिव्यावदान ग्रंथ से भी हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। नंबर 3, तारानाथ एवं मंजूश्री मूलकल्प आदि से भी स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं का वध करवाया था। तो ये बातें स्पष्ट करती हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था। राज्य विस्तार अगर देखें तो इसका
उसका राज विस्तार पंजाब की सिंध नदी तक विस्तृत था। और मेरुतुंग के विवरण से प्राप्त होता है कि दक्षिण में अवंती पर पुष्यमित्र का अधिकार था। यवनों के अनुसार पुष्यमित्र के राज्य की सीमा मथुरा तक रही होगी। तो इसमें अलग अलग विचार है कि उनके राज्य कहाँ से कहाँ तक। तो कुछ मानते हैं पंजाब की सिंध नदी तक विस्तृत था। मेरुतुंग के विवरण से ज्ञात होता है कि दक्षिण में अवंती पर पुष्यमित्र का अधिकार था। और यवनों के अनुसार पुष्यमित्र के राज्य की सीमा मथुरा तक रही होगी। ये मतलब एक अंदाजा लगाया जाता है। पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी, तो पुष्यमित्र सुंग के कौन कौन उत्तराधिकारी हुए उसका विवरण देखेंगे। पुराणों के अनुसार सुंग वंश के निम्न 10 राजाओं ने 112 वर्ष तक शासन किया। पुराण इस बात का स्रोत है कि सुंग वंश के राजाओं ने 112 वर्ष तक शासन किया। नंबर 1 इनके राजाओं के नाम, तो पुष्यमित्र, नंबर 2 अग्निमित्र, नंबर 3 वसुज्येष्ठ, नंबर 4 वसुमित्र, नंबर 5 आंध्र, नंबर 6 कुलिंदा, नंबर 7 घोष, नंबर 8 वज्रमित्र, नंबर 9 भाग और नंबर 10 देवभूत। ये 10 राजा हुए। अंतिम सुंग राजा देवभूत हुआ जो अत्यधिक विलासी था। मतलब अंतिम जो सुंग राजा हुआ है देवभूत जो अत्यंत विलासी था। उसके अमात्य वासुदेव कर्ण ने उसकी हत्या कर दी और हर्षचरित से भी इसकी पुष्टि होती है। तो इस प्रकार वासुदेव कर्ण ने उसकी हत्या कर दी, किसकी? देवभूत की। और देवभूत के साथ ही सुंग वंश का अंत हो जाता है और कर्ण वंश का उदय होता है। तो आज हमने विस्तार से सुंग वंश के बारे में जाना कि सुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, सुंग कौन थे, राजर्षि कब हुआ, विदर्भ युद्ध, यवन युद्ध, अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म, राज विस्तार, पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कर्ण वंश, सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। आज बस इतना ही। ओके।